बच्चों, आज की कक्षा में सबसे पहले तो मैं आपको प्रिज्म पर आधारित जो पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था, कोणीय वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता और प्रकीर्णन पढ़ाया था, उस पर आधारित दो प्रश्न कराऊंगा और उसके बाद में फिर अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा। देखिए, ये बच्चों 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आपको इस तरह से क्वेश्चन कर लेने हैं। ये देखिए एग्जाम्पल आज की कक्षा का 1, किसी पदार्थ के लाल कोमा बैंगनी पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रम से 1.51, 1.61, 1.59 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए यदि माध्य विचलन 5 डिग्री हो तो इस पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। वर्ण विक्षेपण कितना होगा। क्लियर। और ये बच्चों आपके यहाँ 2000 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है और 11 में पूछा गया है। ठीक है, तो इससे आपको वो कंसेप्ट जो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। गिवन दिया है, क्या दिया है बच्चों, किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी और पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक इतने हैं। मतलब लाल के लिए ये, बैंगनी के लिए ये और पीले के लिए ये। मतलब आप ये कहेंगे NR = 1.51, NB ब्लू, N वॉयलेट के लिए कितना 1.61 और N येलो के लिए कितना बच्चों, पीले के लिए 1.59। क्या ज्ञात करनी है हमें,
पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है, ओमेगा ज्ञात करना है। दूसरा, यदि माध्य विचलन कोण डेल्टा कितना दे रखा है, डेल्टा एम 5 डिग्री, तो इस पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय विक्षेपण थीटा भी पूछ रहा है हमसे। क्लियर? तो समीकरण से ओमेगा बराबर क्या बताया था फार्मूला, NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। क्लियर? वैल्यू पुट कीजिए तो ओमेगा बराबर NV 1.61, NR देखो 1.51, NY 1.59 माइनस 1। तो बेटा ये आ गया कितना, देखिए 1 से 1 कैंसिल 0 और 6 में से 1 गया 1.0 अपॉन ये 0.59 रह गया। 2 डेसिमल से 2 डेसिमल काट सकते हैं हम, इसे हम 60 लिख सकते हैं। 10 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 60, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 पॉइंट लगाओ, 10/6, तो 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 5/3, तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, इतना कह सकते हैं। यूनिट आपको हमने बताया था, यूनिट इसकी कुछ होती नहीं है, मात्रक इसका कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद में हमें क्या निकालना बच्चों, इसके बाद में हमें निकालना है, देखिए थीटा। तो देखिए थीटा मैंने क्या बताया था, देखो थीटा मैंने बताया था NV माइनस, या देखिए चलो मैं इससे बता देता हूं, ये क्या सूत्र लगाया था हमने, डेल V माइनस डेल R लगाया था ना ओरिजिनल फार्मूला। तो थीटा बराबर, इसको हमने सोल्व किया था तो ये आया था NV माइनस NR इंटू A, NV माइनस NR इंटू A। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, देखिए इसका यूज कीजिए, चूंकि ओमेगा बराबर क्या बताया था, थीटा अपॉन डेल वाई। इनका हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इससे निकाल देंगे। तो क्योंकि इसमें हमें प्रिज्म कोण नहीं दे रखा, तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू डेल वाई, क्योंकि डेल वाई मैंने आपको क्या बताया था, माध्य विचलन कोण। तो थीटा बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 0.167, और डेल वाई कितना 5 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 3 5 30 और 3 33, 3 5 5 और 3 8, तो ये आ गया इतने डिग्री। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें हमें डेल वी डेल आर नहीं पता है, दूसरा हमने फार्मूला जो निकाला था थीटा बराबर NV माइनस NR ए नहीं पता है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई। और डेल वाई होती है आपका माध्य विचलन कोण, डेल टाइम कह सकते हैं इसे, मैं आपकी और सुविधा के लिए लिख देता हूं, आप इसे कह सकते हैं ओमेगा इंटू डेल एम। ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आधारित 2017 में भी पूछा गया है और 2018 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके देखेंगे और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अब ये देखिए एग्जाम्पल 2।
यदि कांच के, ये बच्चों पूछा गया है 2004, 5, 13 और 17 में, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष, ब्रैकेट में लिखिए, वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अब बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी के प्रश्न भी कराऊंगा, लेकिन ये भी कराने जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न अब एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बोर्ड में 4 बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए। दिया है ANG बराबर 3/2 तथा ANW, ये तो कांच का अपवर्तनांक हुआ प्रिज्म के, तथा ANW बराबर 4/3। ठीक है, अब देखिए, तो हम ये मान लेंगे, मैं आपको फिगर से और क्लियर कर दूं, कि ये बच्चों हमारे पास एक प्रिज्म है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, इसका अपवर्तक कोण ये A है। ठीक है, पहले हम वायु में कहेंगे, विचलन कोण मैंने बताया था ऐसे, ये इसका अपवर्तन होता है ऐसे, और ये निर्गत किरण, और ये यदि स्ट्रेट जाती तो ऐसे जाती, और ये निर्गत किरण, इनके बीच का कोण ये डेल्टा बताया था। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म को वायु में रखने पर उत्पन्न बोलो विचलन कोण, तो डेल्टा बराबर क्या बताया था फार्मूला, n-1 इंटू ए। अब ध्यान देना बेटा, n क्या है, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, किसका, प्रिज्म के, पदार्थ का, कांच का। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, प्रिज्म को जल में रखने पर, प्रिज्म को जल में रखने पर, अब बोलो विचलन कोण या उत्पन्न विचलन कोण
उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा डैश कह लीजिए बराबर। देखिए बच्चों, जब हम इसे जल में डुबो देंगे ऐसे ऐसे, तो प्रकाश जो जाएगा वो जल से किससे, जल से कांच में जाएगा। यहाँ जल हो गया ना, अब तो क्या लिया जाएगा, अपवर्तनांक WNG लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ध्यान रखना, WNG लिया जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जल से कांच में गई। -1 इंटू ए, चूंकि चलो ये इक्वेशन नंबर 2, वही पुराना हमारा मेथड, समीकरण सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, समीकरण सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया WNG -1 अपॉन ANG -1। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ये आया हमारे पास, चूंकि WNG क्या बताया था मैंने, जो बाद में आता है इंडेक्स उसका अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष ऊपर जाता है, और जो पहले आता है उसका नीचे जाता है, अपॉन ANW। तब डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा बराबर WNG की वैल्यू ANG अपॉन ANW -1 अपॉन ANG -1। तो डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा बराबर, एलसीएम लीजिए, ANG माइनस ANW, ANW एलसीएम होगा तो नीचे आएगा ANW, और ये हो गया ANG -1। तो डेल्टा डैश क्या आ गया, देखिए, चलो या ऐसी रहने दो, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा, रखिए ANG की वैल्यू कितनी है, 3/2 माइनस ANW 4/3 अपॉन 4/3 इंटू 3/2 -1। तो ये आया कितना, देखो ऊपर एलसीएम 6, तो 3 3 9 -8 1/6, और ये 4/3 इंटू ये कितना बचा बच्चों, 1/2। तो इसको हम और क्लियर करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा बराबर, देखिए 1/6 इंटू 4/3 इंटू 1/2, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा डैश बराबर क्या आ गया, डेल्टा/4। यही सिद्ध करना था हमें, देख लो क्या सिद्ध करना था हमें, सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो वायु के सापेक्ष हमने क्या लिया, डेल्टा, तो डेल्टा डैश जो रह गया वो डेल्टा/4 हो गया। तो ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए बच्चों, वे सभी यंत्र जो हमें हेल्पिंग एड, मतलब वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। अब चूंकि वो
किस पर आधारित होते हैं? प्रकाश पर ही आधारित होते हैं, इसलिए वो क्या हैं? प्रकाशिकी यंत्र हैं। इसलिए वो क्या हैं? प्रकाशिकी यंत्र हैं। तो इसमें पहले आज मैं आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो दर्शन कोण, विजुअल एंगल, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, या एंगल ऑफ विजन भी कह सकते हैं इसे। देखिए बच्चों, कोई वस्तु हमें बड़ी या छोटी कब दिखाई देती है? मान लो ये छोटी वस्तु है ए बी, तो यदि हम इसे देखेंगे बच्चों, तो ये हमारी आंख पर एक कोण बनाएगी इस तरह से। ये हमारी आंख पर क्या बनाएगी? एक कोण अंतरित करेगी ऐसे, इस तरह से। ये कोण अंतरित करेगी, तो बेटा ये कोण कहलाएगा दर्शन कोण। क्या कहलाएगा? ये दर्शन कोण। अब सीधी सीधी सी बात हुई, जितनी वस्तु ये छोटी है उतना ही ये छोटा कोण हमारी आंख पर बनाएगी, और जितनी ये बड़ी है उतना ही ये बड़ा कोण हमारी आंख पर बनाएगी। तो क्या डेफिनेशन हुई कि किसी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। फिगर बनाइए और डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए इसके बाद में आंख की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा जब आप किसी दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं तो आपकी आंख की पुतली फैल जाती है। ऐसा करने से क्या होता है? आपकी आंख फैल जाती है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये होता है कि आप दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि आपकी आंख की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जो आपका आंख का नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि आप किसी निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो आपकी आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। ऐसा करने से क्या होता है? जो नेत्र लेंस है हमारी आंख में उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्लियर? और हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इससे बच्चों ऐसा स्पष्ट, इससे ये क्लियर हुआ कि हमारे आंख का जो नेत्र लेंस है उसके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की, फोकल लेंथ को चेंज करने की। इस क्षमता को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? ये गुण सजीव व्यक्तियों की या सजीवों की आंख में पाया जाता है। यदि आप लेंस कहें कि साहब ये लेंस है हमारे पास, इसकी समंजन क्षमता होगी, तो उसकी समंजन क्षमता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फोकस दूरी उसकी परिवर्तित नहीं कर सकते आप। हाँ, कृत्रिम साधनों से कर सकते हैं, जैसे जल में डुबाकर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। तो क्या डेफिनेशन हुई कि मनुष्य के
आंख की वह गुण या वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, क्या कहलाती है? आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। तो लिखिए डेफिनेशन, मनुष्य के नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए बच्चों, आप किसी डॉक्टर के पास गए हों तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप अपनी आंख के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखकर वस्तु को देखिए, पढ़िए या पुस्तक पढ़िए। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 सेंटीमीटर हमारे आंख की क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, क्योंकि इस पर रखी वस्तुओं को हमारी आंख बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकती है। ये दूरी बच्चों क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्वस्थ आंख या सामान्य नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्या कहलाती है? आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, स्वस्थ या सामान्य नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, कोमा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है।
इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए स्वस्थ आंख के लिए d बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट। इसके बाद में एक डेफिनेशन हम आपको और लिखवा देते हैं, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बच्चों, जब हम कोई भी प्रकाशिक यंत्र, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, या आप टेलीस्कोप का यूज करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, चंद्रमा को, तारे को, ग्रह को, और सूक्ष्म वस्तुओं को जैसे छिपकली की आंख है ना, ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए आप किसका यूज करते हो? सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हो। तो हर एक यंत्र की विशेषता होती है कि वो वस्तु को बड़ा करके दिखाए या छोटा करके दिखाए। तो एक तो वस्तु को आपने डायरेक्ट देखा अपनी आंख से बिना प्रकाशिक यंत्र के, तो वो आपकी आंख पर दर्शन कोण बनाती है अल्फा, और एक आपने प्रकाशिक यंत्र लगाकर उस वस्तु को देखा, तब प्रतिबिंब बनेगा उसका, और वो प्रतिबिंब आपकी आंख पर कोण बनाएगा। उस दर्शन कोण को कहते हैं बीटा। तो बेटा, बीटा और अल्फा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो क्या परिभाषा बनी कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा या यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, ब्रैकेट में लिखो बीटा, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक यंत्र की
आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और ये हो गया अल्फा। क्लियर? तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में मैं इससे आपको आगे लेके चलूँगा। तो एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए और उसको साथ साथ याद करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।